नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि ये जेमिनी की सीरीज़ चल रही है, तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको जेमिनी के बारे में बताया, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के इतिहास के बारे में बताया, कैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंसेस हैं, कौन-कौन से बेस हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के, किन बेस पे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी चलती है, वो मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शंस में सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने कारकांश लग्न के ऊपर। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कारकांश लग्न के बारे में सुना होगा, परंतु आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि कारकांश लग्न कैसे निकाला जाता है, क्या होता है कारकांश लग्न का महत्व। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कारकांश लग्न, कैसे कारकांश लग्न को निकालते हैं और क्या है कारकांश लग्न से खूबियाँ, क्या है कारकांश लग्न निकालने का महत्व। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर, जो कि है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और कारकांश लग्न के ऊपर। तो स्किप मत कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई नई नई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया, जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ग्रहों के ऊपर निर्धारित है और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जो है वो राशियों के ऊपर डिपेंड करती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों की दृष्टियाँ होती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विषुवती दशा सिस्टम होता है और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में चर दशा सिस्टम होता है। तो मैंने पुराने वीडियोस में आपको बता दिया कारक तत्वास के बारे में, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारक तत्वास जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारक जो होते हैं आपके, वो आपकी कुंडली के हिसाब से बदलते रहते हैं, और वो आपके जो ग्रहों के अंश होते हैं उनके बेस पर कारक तत्व बदलते रहते हैं। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको कारक तत्वों के बारे में बता दिया, राशियों की दृष्टियों के बारे में बता दिया, जेमिनी सिस्टम के बारे में बता दिया, और आज का ये वीडियो जो है वो है कारकांश लग्न के ऊपर। तो आप लोगों में से अधिकतर लोग जो अपनी कुंडली जब देखते हैं तो उसमें आपका लग्न चार्ट देखते हैं और नौमांशा चार्ट देखते हैं, साथ ही साथ कुछ लोग चंद्र लग्न कुंडली भी देखते हैं और कुछ लोग सूर्य कुंडली भी देखते हैं। तो कारकांशा लग्न या कारकांशा चार्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कारकांशा लग्न निकालने के लिए और कारकांशा लग्न के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो कारकांशा कुंडली क्या होती है, कैसे बनाई जाती है कारकांशा कुंडली, क्या होता है कारकांशा कुंडली का महत्व, और कैसे कारकांशा कुंडली को निकालते हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सपोज जैसा मैंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के पुराने वीडियोस में आपको बताया कि कैसे आप कारक तत्वास निकालते हैं। जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में 7 कारक तत्वास होते हैं, और जो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है आपकी कुंडली में, उसको हम आत्मा कारक की संज्ञा देते हैं। तो आत्मा कारक प्लैनेट जब आप अपनी कुंडली का देख लेते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल कुंडली में मैंने आपको ये सारी जो डिग्रियां वगैरह हैं वो सारी दी हुई हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल कुंडली मैंने बनाई है। यहाँ पर सन को दिया हुआ है 29 डिग्री, मून को दिया हुआ है 27 डिग्री, मार्स को दिया है 19 डिग्री। तो सन इसमें पहला नंबर पे आ गया, मून जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया, मार्स जो है 19 डिग्री के साथ तीसरे नंबर पे आ गया, वीनस जो है वो चौथे नंबर पर आ गया, और जुपिटर जो है 11 डिग्री के साथ 5वें पे, सैटर्न जो है 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर मरकरी आ गया। यानी आत्मा कारक जो हो गया वो आपका सूर्यदेव इस कुंडली में, एग्जाम्पल कुंडली में हो गए। अब ये तो आपने ज्ञात कर लिया कि आपकी कुंडली में आत्मा कारक कौन है। अब आपका काम बचा, आपको अपनी लग्न कुंडली निकालनी है। आपकी सपोज लग्न कुंडली, कोई भी लग्न कुंडली, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपकी लग्न कुंडली जो है वो मेष लग्न की ही है, और यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो ये आपकी लग्न कुंडली बन गई। अब इस लग्न कुंडली में हम सभी ग्रहों को बिठा लेते हैं। राहु केतु को मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पर, चूंकि राहु केतु को हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए राहु केतु को मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, चूंकि ये मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने सपोज सूर्यदेव को बिठा दिया, और 4 नंबर पे आपने बिठा दिया मून को, 5 नंबर पे आपने बिठा दिया जुपिटर को, 7 नंबर पे आपने बिठा दिया वीनस को, 10 नंबर पे आपने बिठा दिया सैटर्न को, 11 पे आपने बिठा दिया मरकरी को। तो कितने प्लैनेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक बचा मार्स। मार्स को चलिए हमने 6 नंबर पे बिठा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपकी लग्न कुंडली हो गई। अब आपने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट देखा। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपका आया सन, तो सन आपका आत्मा कारक हो गया। अब आपको आत्मा कारक प्लैनेट नोट करना है, लग्न कुंडली में देखना है आत्मा कारक प्लैनेट की राशि क्या है। तो इस एग्जाम्पल कुंडली में आपने देखा आत्मा कारक आपका सन जो है उसकी राशि मतलब कहाँ पर है, तो राशि उसकी मेष राशि है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नवमांशा कुंडली देखनी है आपको। तो नवमांशा कुंडली में सपोज सारा सिस्टम बदल गया, नवमांशा कुंडली जो है वो आपकी तुला लग्न की हो गई। तो तुला लग्न की कुंडली हम बना लेते हैं नवमांशा में, और तुला लग्न की कुंडली में आपका जो सूर्य देव है वो सपोज करके बैठ गया 12, यहां पर बैठ गए। बाकी सारा प्लैनेट हम नहीं डालते हैं अभी, चूंकि हमें सिर्फ आत्मा कारक से ही मतलब है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आत्मा कारक प्लैनेट है सूर्यदेव, सूर्यदेव आत्मा कारक होके नवमांशा में किस राशि में बैठा है, तो आत्मा कारक प्लैनेट सूर्य जो कि लग्न कुंडली में बैठा था मेष राशि में, वो नवमांशा कुंडली में पहुंच गया आपका मीन राशि में। तो अब आपको क्या करना है, ये मीन राशि की कुंडली बना लेनी है। मीन राशि की कुंडली जब आप बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगी आपकी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आपकी मीन लग्न की कुंडली बन गई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में सभी प्लैनेट्स की डिग्रीज को नोट कर लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो आपकी कुंडली का जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आत्मा कारक हुआ। तो आत्मा कारक को आपने नोट कर लिया। जैसे इस एग्जाम्पल में आत्मा कारक जो है वो सन है 29 डिग्री के साथ, तो आपने सन को नोट डाउन कर लिया। अब आपने अपनी लग्न कुंडली में देखा कि सन, आपने अपनी लग्न कुंडली में सभी प्लैनेट्स की जो है वो पोजीशंस को देख लिया। अब आपने क्या किया, अपनी नवमांशा कुंडली देखी। नवमांशा कुंडली में आपने देखा कि आपका आत्मा कारक किस राशि में बैठा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल कुंडली में आत्मा कारक आपका जो है वो मीन राशि में बैठा हुआ था। तो अब आपको कारकांशा कुंडली निकालने के लिए इस मीन लग्न की कुंडली को चार्ट बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने मीन लग्न की कुंडली का चार्ट बना लिया। अब आपको आपकी लग्न कुंडली में जो चार्ट है, आपकी लग्न कुंडली में जो प्लैनेटरी पोजीशन है, जो प्लैनेट सिस्टम है, उसको एज इट इज उतार देना है। मतलब अगर कोई भी प्लैनेट आपकी लग्न कुंडली में मेष राशि में बैठा हुआ है तो उसको यहाँ मेष राशि में बिठा देंगे। तो जैसे आपका आत्मा कारक जो आपकी लग्न कुंडली में 1 नंबर हाउस में बैठा हुआ था मेष राशि में, तो यहाँ पर मेष राशि जो है वो 2 नंबर पर आ गई। तो यहाँ पर हम सन को लिख लेंगे। तो लग्न कुंडली में आपका सन जो था वो फर्स्ट हाउस में था, परंतु कारकांशा कुंडली में वही सन आपके सेकंड हाउस में आ गया। और इसी हिसाब से हम दूसरे प्लैनेट्स को भी नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर वृषभ लग्न में कुछ भी नहीं लिखा है, जेमिनी में भी कोई प्लैनेट नहीं है। अब जो कैंसर है यानी 4 नंबर पे मून है, तो यहाँ पर 4 नंबर राशि जो है पे हम यहाँ पर लिख लेंगे मून।
तो यहाँ पर आपका मून जो है वो चौथे हाउस में था, यहाँ पर आपका मून 5वें हाउस में आ गया है। अब बाकी जो छठे नंबर पर आपका छठी राशि पर आपका मार्स था, तो यहाँ पर छठी राशि आ गई 7वें में, तो यहाँ पर हम मार्स को लिख लेंगे। इसके बाद 8वें में कोई नहीं था, 7वें में वीनस था, तो 7वां वीनस यहाँ पर पहुँच गया 8वें हाउस में, यानी यहाँ पर इसको वीनस को लिख लिया। अब 8वें वृश्चिक राशि में कोई नहीं है, धनु राशि में कोई नहीं है, मकर में सैटर्न देव बैठे हुए हैं, तो मकर में सैटर्न देव को बिठा दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद कुंभ में मरकरी है, तो यहाँ पर हमने मरकरी को बिठा दिया। इस तरीके से आपके 7 प्लैनेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा बच गया, सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, अच्छा जुपिटर देव बचे। तो जुपिटर जो है वो यहाँ पर सिंह राशि में थे, तो जुपिटर यहाँ पर जो है वो षष्ठेश हो गए। तो ये बन गई आपकी कारकांशा कुंडली, और इस कारकांशा कुंडली से आप देखते हैं कि आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, आपको आपके आने वाले समय में कितने धन की प्राप्ति होगी, किस तरीके से आपका जीवन यापन होगा। मतलब ये आपका लाइफ ऐसे होल चार्ट है। इस कारकांशा कुंडली की सहायता से आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वो किस हिसाब से चलेंगी, और कौन सा ग्रह, कौन सा कारक तत्व आपको किस तरीके से रिजल्ट्स देने वाला है। तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, कारकांशा कुंडली बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं उनकी डिग्री देखनी है और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिख लेना है। तो जो सबसे ज़्यादा डिग्री का प्लैनेट होगा वो आपकी कुंडली का आत्मा कारक प्लैनेट हुआ। आपको अपनी कुंडली का आत्मा कारक प्लैनेट नोट कर लेना है। जैसे कि इस एग्जाम्पल चार्ट में जो है आत्मा कारक वो सूर्य देव हुए, तो हमने सूर्य देव को नोट कर लिया। अब हमने अपनी लग्न कुंडली को देखा और नवमांशा कुंडली में ये देखा कि सूर्य देव किस राशि में बैठे हैं, उस राशि को हमने कारकांशा कुंडली का लग्न बना लिया और उस लग्न की कुंडली हमने बना ली। अब उस लग्न की कुंडली, जैसे यहाँ पर सूर्यदेव जो है वो नवमांशा में मीन राशि में बैठे हुए थे, तो हमने जो कारकांशा कुंडली है वो हमने मीन लग्न की बना ली। अब मीन लग्न की कुंडली बनाने के बाद जो लग्न कुंडली में आपके प्लैनेट जिस हिसाब से बैठे थे, मतलब प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो आपके लग्न की होगी और वही यहाँ उतार देनी है। और जो ये लग्न आपको देखने के लिए नवमांशा कुंडली देखनी है और उसको यहाँ बिठा देना है। इस तरीके से आपको कारकांशा कुंडली बनानी है, कारकांशा कुंडली को देखना है और कारकांशा कुंडली कैसे आपके प्रोफेशन को बताएगी, कैसे आपके धन को बताएगी, वो आपको यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कारकांशा कुंडली जो बनी, तो इसमें जो आपका आत्मा कारक है सन, वो आपके धन भाव में बैठा हुआ है। तो आत्मा कारक का धन भाव में बैठना काफ़ी शुभ होता है। जब भी आत्मा कारक या अमात्य कारक आपके पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 10वें और 11वें भाव में बैठते हैं तो वो आपको शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ पर आपका आत्मा कारक जो है वो आपके धन भाव में बैठ गया है, तो वो आपको धन से संबंधित चीज़ों के बारे में बढ़ोतरी ही करता रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखनी कि जो आपका ज्ञाति कारक था, यानी छठा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो कि सैटर्न था, सैटर्न की पोजीशन को देखेंगे कारकांश कुंडली में, तो सैटर्न यहाँ पर जो है वो 11वें घर पे बैठा है। 11वां घर जो होता है वो लाभ का घर होता है, आपके सोशल नेटवर्किंग का होता है, आपके आसपास के पड़ोस का होता है, आपकी जो गेम्स का होता है। तो यहाँ पर सैटर्न चूंकि आपकी कुंडली का ज्ञाति कारक प्लैनेट है, तो ज्ञाति कारक प्लैनेट जहाँ पर भी बैठता है वो उस भाव से संबंधित परिणाम को रोक देता है, उससे संबंधित परिणाम में समस्याएं देता है। तो आपको जो गेन्स होने वाले थे वो गेन्स उतने नहीं होंगे, शनि होंगे और आपको उनसे संबंधित चीज़ों में वो थोड़ी सी परेशानी देगा। जैसे 11वां भाव जो होता है वो छोटी मोटी बीमारियों का भी होता है, तो यहाँ पर शनिदेव आपको छोटी मोटी बीमारियां भी देते रहेंगे। इस तरीके से आपको कारकांशा कुंडली में जो प्लैनेट्स आपके आएंगे शिफ्ट होके, उसके हिसाब से आपको लाइफ एज ए होल आपका ये चार्ट है कारकांशा कुंडली, इसके बेस पे ही आपको आपकी लाइफ के बारे में पता चलेगा। अब जैसे इस कुंडली में जो अमात्य कारक है, यानी आपकी प्रोफेशन का, धन का कारक है, वो कहाँ पर बैठा है, तो उस चीज़ से संबंधित
ही काम आपको आपकी लाइफ में करना है, मतलब आपका प्रोफेशन जो है उस भाव से संबंधित होगा। तो अब इस कुंडली में आपका मून कहाँ बैठ गया है? मून आपका बैठ गया है 5वें घर पे। 5वां भाव जो है वो क्रिएटिविटी का है, डेवलपमेंट का है, और आपके संगीत का है, आपके इंटरटेनमेंट का है, आपके बच्चों का है, और इसी तरीके से नई नई चीज़ों का है, फार्मेसी का भी है, बायोटेक्नोलॉजी का भी है। तो आपका जो प्रोफेशन होगा वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। मतलब आप कोई डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करेंगे, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में काम करेंगे, हो सकता है आप म्यूज़िक बनाएं, हो सकता है आप एक्टर हो सकता है आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करें, हो सकता है आप एक काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हो, चूँकि मून भी आर्ट को भी डिनोट करता है, और आपका जो 5वां भाव है वो भी आर्ट को डिनोट करता है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोफेशन हम देखते हैं वो इस कारकांशा कुंडली से देखते हैं। साथ ही साथ ये जो 4 नंबर की राशि है, वो 4 नंबर की राशि जो है वो चर राशि हुई। तो आपका जो प्रोफेशन होगा वो बदलता रहेगा, जल्दी जल्दी उसमें बदलाव होते रहेंगे। अभी आप अगर सपोज कोई कलाकारी का काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ दिन के बाद संगीतकार बन जाएं, और उसके कुछ दिन के बाद हो सकता है आप अपना जो है कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करने लगें। तो इस तरीके से चर राशि होने की वजह से आपको उस हिसाब से आपके प्रोफेशन के बारे में जानना है। अब आपको अपने सपोज बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों के बारे में जानने के लिए आपको 5 नंबर डिग्री का जो प्लेनेट होता है उसको देखना होता है पुत्र कारक। तो पुत्र कारक यहाँ पर जुपिटर हैं, तो जुपिटर की पोजीशन हमको देखनी है। अब जुपिटर की पोजीशन हो गई आपकी यहाँ पर 6ठे भाव में। तो 6ठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण, रिपु का होता है। तो हो सकता है कि जब आपके बच्चे हों तो उस समय जो बच्चे हैं उनकी वजह से आपको थोड़े से ऋण लेने पड़े, या आपके शत्रु बढ़ जाएं। इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को देखना है अपनी कारकांशा कुंडली की सहायता से। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारकांशा कुंडली का काफ़ी महत्व है, और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारकांशा कुंडली को ही एक बेस कुंडली माना जाता है। इसमें जो दशाएं होती हैं वो चर दशाएं होती हैं, उनके लिए फिर लग्न चार्ट का यूज़ करते हैं, परंतु जो कारकांशा कुंडली होती है उसको इस हिसाब से देखा जाता है। तो दोस्तों, कारकांशा कुंडली के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई नई नई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही बने रहें। आपके प्यार के लिए धन्यवाद।